देख ड्रोन की मार रहेगी। हेलो, आज झारखंड के ऐतिहासिक जिला गिरिडीह के पीरटांड़ आंदोलन के धरती पीरटांड़ के इस खरपोका मैदान में, इस खरपोका के मैदान से हमने के बहुत पुराना और गहरा संबंध है। आज से ठीक 10 साल पहले हम पहली बार खरपोका के मैदान आए हैं। तो उन्हीं की याद है तो 2014 में हमने पहली बार खरपोका के मैदान आए हैं, क्रिकेट खेले आए हैं। एक वो टाइम हलो कि हम प्लेयर बन के लियो, आज एक ही टाइम हो कि हम लीडर बन के लिए। तो खैर खरपोका से हमारे बहुत गहरा संबंध रहे है। लेकिन पहले हम थोड़ा सा याद कर रहे हैं, मस्तान बड़ो जिंदा है ना? कमे हो जेमेम क्यों ना लगो? अच्छा डॉक्टर घर गए हो। तो आज इस कार्यक्रम को संबोधन करने से पहले हमारे बीच हमारे अभिभावक स्वरूप जितने भी गणमान्य लोग झारखंड के जनमानस, पीरटांड़ क्षेत्र के खरपोका गांव के जनमानस, उन्हें हम आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं। हमारे मंच के ठीक सामने बैठी है मातृशक्ति, उनका भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे मंच में मंचासीन है हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव फरजान खान जी, हमारे महासचिव दीपक महतो जी, हमारे वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी, हमारे प्रधान सचिव विकास कुमार हंसदा जी, हमारे सचिव दीपक रवानी जी, हमारी केंद्रीय मंत्री अखलाक अंसारी जी, हमारे उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के मुंसिफ रजा जी, और हमारे अभिन्न मित्र जो भविष्य में हमारे जेबी किसस की बागडोर को बहुत मजबूती से थामेंगे, क्रांतिकारी बड़े भाई रिजवान अंसारी जी। और उनके साथ बहुत ऐसे नाम है जो हमारे संगठन के सक्रिय लोग हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं अपनी बातों को रखने से पहले छोटी सी घटना जो खुर्शीद भाई ने हमको सुनाया कि हमारे इस कार्यक्रम का लोग लगातार यहाँ विरोध कर रहे हैं। तो खैर मैंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं, तो मैं उन तक संदेश देना चाहूंगा। वे शायद सुदीप सोनू के दबाव में विरोध कर रहे थे, जो हो सके हमारे चाचा होंगे, हमारे अभिभावक होंगे। क्योंकि खुर्शीद भाई जिस कौम से आते हैं उस कौम की एक मान्यता है, एक सिस्टम उसमें जिसे जकात कहते हैं। जकात का नियम है कि जिसमें लोग शायद अपना कुछ कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों को, अपने ऐसे लोगों को जो जिनकी जरूरत होती है उन्हें दान करते हैं। तो आज जिन लोगों ने मेरा विरोध किया कि सुदीप सोनू के दबाव में, हो सके मेरे चचा होंगे, मेरे अभिभावक होंगे, मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा क्या सुदीप सोनू जकात के नियम को मानते हैं? जकात का मतलब होता है कि अगर आपकी कमाई अच्छी है तो कम से कम अपने समाज के जरूरतमंद लोगों तक दान देना, उनकी हिस्सेदारी देना। लेकिन सुदीप सोनू विधायक ने एक व्यापारी है, गिरिडीह के हर एक प्लांट में, हर एक फैक्ट्री में आधा हिस्सेदारी है। आप उस सुदीप सोनू के लिए हमारा विरोध करते हैं? जी हाँ, गिरिडीह में जितना फैक्ट्री है, अरे हम तो सुदीप सोनू पे बात ही नहीं करना चाहते थे। हम तो यहाँ 5 बार के सांसद रविंद्र पांडे से सवाल करने आए थे, हम वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से सवाल करने आए थे। लेकिन आपके विरोध ने आज हमको सुदीप सोनू पे भी सवाल करने पे मजबूर किया कि आप विधायक है कि व्यापारी? आप एक व्यापारी के लिए हम लोग का विरोध करते हैं। आज खुर्शीद भाई ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन ये कहाँ था? महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में कहा था गिरिडीह में लगभग 5000 फैक्ट्री है। इसी गिरिडीह के जिला में 5000 फैक्ट्री है, और खरपोका के खुर्शीद अंसारी, मुंसिफ रजा अंसारी अगर महाराष्ट्र में अपना काम करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, तो विधायक से सवाल बनता है कि नहीं बनता है? आज अगर बेटा महाराष्ट्र में है तो बूढ़ा पिताजी बगोदर में है, बेटा अगर गुजरात में है तो बूढ़ी माँ गिरिडीह में है, अगर बेटा हैदराबाद में है तो उसकी नवेली दुल्हन पीरटांड़ में है। क्यों? क्या कारण है? ये कारण है सरकार की गलत पॉलिसी,
ये कारण है कि जिन नेताओं को हमने चुनकर भेजा उनकी गलत नीतियां आज पता कर लीजिए। बकायदा यहाँ मीडिया के गणमान्य लोग बैठे हैं। आज सुदीप सोनू से ही पहला सवाल कीजिएगा कि जब आप विधायक नहीं बने थे उस समय आपकी संपत्ति क्या थी, और जब आप विधायक बन गए आज आपकी संपत्ति क्या है। आज इस देश में दिन प्रतिदिन अमीरों और गरीब के बीच खाई बनती जा रही है। आज हमें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमें लीडर बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज इनकी गलत नीतियों के कारण आज हम लोग यहाँ तक आए हैं और हमें मौका मिला है। एक छोटा सा घटना भी हमको याद आता है। जब हम लोग पहली बार इस क्रिकेट के मैदान में आए थे, पहला ही साल फाइनल खेले थे। हमारा 2 चेला था, मदाम हुसैन अंसारी, खालिद पता नहीं किधर है, शायद पीजीटी का एग्जाम लिखने का है ना। तो जब हम लोग आए थे अच्छा खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते थे। तो एक फरीद नाम का कोई लड़का था जो नया अपोनेंट टीम का कैप्टन था, आके खरपोका के मुस्लिमों से सवाल किया कि बोला ये टाइगर तो महतो है, आप उसका सपोर्ट करते हैं, हम मुस्लिम हैं, आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मस्तान बड़ी अच्छा उत्तर दिए कि देखो खिलाड़ी जात धर्म का नहीं होता है, टाइगर अच्छा खेलता है और अच्छा नहीं, वो साइकिल से आता है 20 किलोमीटर, तुम साइकिल से सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। यानी आपने खिलाड़ी की जब बात आई तो कितना अच्छा उत्तर दिया कि खिलाड़ी का कोई जात नहीं होता, धर्म नहीं होता। तो क्या लीडर का कोई जात धर्म होना चाहिए? जो आज हमारे खरपोका में कार्यक्रम को रोकने की बात कर रहे हैं भाई, जब एक इसी ग्राउंड में 10 साल पहले आप लोगों ने उत्तर दिया था, फरीद नाम था, मैं शायद मुझे नाम याद है, इसरी के कोई साथी थे कि भाई खिलाड़ी का जात नहीं होता है, खिलाड़ी का धर्म नहीं होता है, टाइगर अच्छा खेलता है, वो साइकिल से आता है, हाँ सपोर्ट करते हैं। तो आज एक लीडर का भी जात नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक डॉक्टर यदि गलती करता है तो एक आदमी का जान जाता है, एक मरीज का जान जाता है। एक इंजीनियर अगर गलती करता है तो कोई पुल अगर गिर गया तो 50 आदमी का जान जाता है। एक ड्राइवर अगर गलती किया तो 10 लोग सामने तो 10 लोग का जान जाता है। लेकिन अगर एक लीडर गलती करता है, जान जाता है नहीं जाता है, वो जीते जी मुर्दा बना देता है। वो जीते जी काले कानून बना के मुर्दा बना देता है। आज देखिए हसदेव में 10,000 लोग संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं। आज हसदेव जंगल बचाने के लिए 10,000 लोग पथ में बैठे हैं। कहे न एक लीडर गलती कर रहा है, वो लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी है। क्या गलती कर रहे हैं? न अडानी को खुश करने के लिए पूरा पहाड़ बेच रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, डॉक्टर गलती करेगा पर मैनेज हो जाएगा, एक वकील गलती करेगा मैनेज हो जाएगा, एक इंजीनियर गलती करेगा मैनेज हो जाएगा। अगर एक लीडर कानून बनाने में गलती करेगा, आने वाली पीढ़ियों का भी नाइंसाफी होगी। इस बात को याद रखिए। तो आज सबसे पहले, चूंकि आप भली भांति जान रहे हैं, सबिन बुझा कि हमने 2 साल से किस विषय में लड़ाई लड़ रहा है। हमारी लड़ाई है झारखंड की आइडेंटिटी, झारखंड की पहचान। जिस प्रकार बिहार में पहचान है कि बिहारी कौन है, पश्चिम बंगाल में पहचान है कि बंगाल का कौन है, गुजरात में पहचान है कि गुजराती कौन। उतना छोड़िए, अभी हमारे बीच मुंसेफ भाई हैं, सराज भाई हैं, खुर्शीद भाई, लोग महाराष्ट्र से आए हैं। एक बात बताइए, आप लोग महाराष्ट्र में थे तो क्या आपको कभी लगा कि आप मराठी बन सकते हैं? खुर्शीद भाई, आपको कभी लगा महाराष्ट्र में अब इतना दिन है? थोड़ा खड़ा हो जाइए। आज लोगों को जानना चाहिए कि हमारी लड़ाई गलत है कि सही है। आप उतना दिन महाराष्ट्र में रहें, रोजी रोजगार किए, हो सके भविष्य में आप वहां घर भी बना लेंगे, लेकिन क्या कभी आपको लगा महाराष्ट्र में रहने के बाद कि आप मराठी हुए? नहीं, कभी नहीं। जब ये इतना दिन महाराष्ट्र में रहे मराठी नहीं हुए, तो कल कोई आदमी एक बित्ता जमीन कहीं ले ले, एक नौकरी कर ले, वो झारखंडी कैसे हो सकता है? वो कैसे झारखंडी हो सकता है? बताइए, वो कैसे झारखंडी होगा भाई? आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, यहाँ सभी धर्म सभी जाति के लोग हैं, लेकिन चूंकि ये गांव मुख्य रूप से अल्पसंख्यक लोगों की आबादी है। आप अखबार के पन्ने पढ़ते होंगे, खासकर बगोदर की घटना आपके सामने बराबर आती होगी। वहां मजदूरों की लाश आती है प्रत्येक 15 दिन में, प्रत्येक 30 दिन में एक बार आती है। हर एक दूसरी लाश एक अल्पसंख्यक की होती है, हर एक दूसरी लाश एक अल्पसंख्यक समाज की होती है। वो लाश कुवैत से आती है,
वो लाश सऊदी से आती है, वो लाश अन्य प्रदेशों से आती है। भाई क्यों? हमारे पास 40% खनिज संपदा है। हमारे यहाँ के पहाड़ों में कहीं पत्थर का माइंस है, हमारे यहाँ कहीं अभ्रक है, और धनबाद बोकारो में तो काला हीरा है। यानी इतना खनिज संपदा होने के बाद भी अगर हमारे नौजवानों की लाश बाहर से अगर आएगी मजदूरी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो 23 सालों का सिस्टम जिन्होंने चलाया है उन पर सवाल खड़ा होता है। आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर गिरिडीह के सांसद और गिरिडीह के विधायक इन कंपनियों से अगर चंदा नहीं लेंगे, इनका धंधा चंदे से चलता है, मैं पूरे विश्वास के साथ, अपने हौस हवास के साथ मीडिया बंधुओं के सामने इस बात को कहूंगा कि यदि आज केवल गिरिडीह की बात करता हूं, जो गिरिडीह के सांसद है और गिरिडीह के विधायक है, अगर वह गिरिडीह की फैक्ट्रियों से, कंपनियों से, माइन से अगर चंदा नहीं लेंगे, तो एक एक फैक्ट्री में अभी आज के डेट से 100 को रोजगार होगा। एक एक फैक्ट्री में 100 को रोजगार आज से होगा। मान के चलिए गिरिडीह में हम न्यूनतम मानते हैं कि 2000 फैक्ट्री होगा, ज्यादा हो सकता है, हम कम से कम 2000 मानते हैं। 2000 को 100 से गुना कीजिए, 2000 को अगर 100 से गुना करेंगे तो सीधे वो 2 लाख बनता है। यानी आज के डेट में सोच सकते हैं कि नेता लोग चाहेगा तो कितना सुंदर मेरा झारखंड होगा। केवल गिरिडीह की फैक्ट्रियों से 2 लाख का रोजगार सृजन होगा, बस वो चंदा का धंधा ना करे। अभी धनबाद का कोयला खदान तो बाकी है, बोकारो का गोमिया का बारूद कारखाना तो बाकी है, रांची का HEC, सिल्ली का हिंडाल्को और जमशेदपुर का टाटा अभी बाकी है। यानी इनके पास पॉलिसी नहीं है। आज जिस विधायक के कारण हमारे कार्यक्रम में आँच आई थी, पूछिएगा उनसे कि भाई हमने आपको विधायक बनाया था या व्यापारी बनाया था। आज भारी संख्या में यहाँ हमारी माताएं, हमारी बहनें भी हैं। अच्छा टोनी एक बात बताओ, अगर में से कई को मास्टर नहीं लगा? कई को मास्टर नहीं लगा? डॉक्टर नहीं, मास्टर नहीं, डॉक्टर नहीं क्यों नहीं लगा? टोनी की लगा हम बताए दे। टोनी लगा भात रांधनी, आंगनबाड़ी में भात रांधा, सही बात लगे ना? टोनी आंगनबाड़ी में भात रांधा, क्यों उर्दू स्कूल में भात रांधा, क्यों इंग्लिश मीडियम में नहीं, सरकारी। यानी टोनी सरकारी स्कूल में या तो आंगनबाड़ी में भात रांधा। हाँ 2-4 को जल सहिया लगा, 2-4 को जल सहिया लगा, 2-4 को आंगनबाड़ी के सेविका लगा। कितना महीना मिलो? 3000, 2000, 1000 रुपया। यानी जो झारखंड के खाटी महिला जकर बाप दादा के खून से झारखंड बनल है, सरकार ओखनी के की बनवल है? भात रांधनी आंगनबाड़ी में। और जकर यहाँ एक बित्ता जमीन न है, जकर बाप दादा के नाखून न उखड़ल है, आज अपनी मास्टरनी बन के राज में कब्जा कर रहा है। गलत है कि ना है बताओ? अब हाल फिलहाल पढ़े होंगे तो बहाली आया होगा, उससे पूछा आप कहां से हैं? बोला हम राजस्थान से। लड़की का इंटरव्यू लिया गया, नौकरी कर रही है झारखंड में। बोला कहां से हैं? बोले हम राजस्थान से हैं। राजस्थानियों को नौकरी देने के लिए झारखंड बना। एगो बोली हम औरंगाबाद से हैं, औरंगाबाद वालों को नौकरी देने के लिए झारखंड बना। एगो बोली हम बनारस से हैं। हमें उस बहन से कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत उस राज्य सरकार से है जिसको हमने वोट देकर चुनने का काम किया। अरे हमारी माताएं, हमारी बहनें भात रांधनी बनेंगी, आंगनबाड़ी की सेवा करेंगी, और बाकी लोग कोई वकील बन के आएंगी, कोई मास्टर नहीं बन के आएंगी, कोई डॉक्टर नहीं बन के आएंगी। हम इन्हीं नीतियों का विरोध करने के लिए आए हैं। आज हमें इस बात को समझना होगा, नहीं तो आने वाला दिन, हमारी आने वाली पीढ़ी कहीं का नहीं रहेगी। आज जितनी भी बहाली आई, अब एक एक को बहाली को उठाइए। इंजीनियर की बहाली आई, जो जनरल कोटा था 93% बाहर के लोग। टीचर की बहाली आई थी, और चूंकि ये गिरिडीह है, गिरिडीह और गोड्डा में 52 को टीचर था, 48 को यूपी, बिहार, राजस्थान का आदमी। देखिए CHO का 17 को बाहर से। तो एक बात बताइए, झारखंड राज अलग कहे हो? घास फूद के ले
कि घंटी बजवे ले, हर एक बहाली को आप देखिए। अच्छा एक बात बताइए, सभी के घरे किधर पुत्र है ना, पढ़ाई लिखे ले भेजा कि नहीं? पढ़ाई लिखे गले हजारीबाग, रांची, धनबाद, बोकारो भेजा कि नहीं? आज चूंकि हम लोग पढ़ल लिखल छात्र लगे, आज बहुत दुख के बात है कि एक एक गो छात्र 10 साल 15 साल एक हॉस्टल में तैयारी करा है। तैयारी करते करते ओकर पेटवा आधा बाहर हो जाए, तौन फूल जाए, आंख में चश्मा लग जाए, ककरो चूल 2-4 गो सफेद भय जाए, ककरो आधा झड़ जाए। लेकिन जब बहाली आव है, पता चले पेपर लीक हो गए, पता चल है कि 20 लाख में सीट बेचाए गेलो। दर्द हुआ है कि नहीं हुआ? यह दिन खातिर झारखंड हमने पूर्वज लड़के लड़े, यह दिन खातिर आज हमने बलिदान के लिए। तो सही खातिर देखा एक लीडर, यहाँ हर धर्म के मानने वाला लोग है। जब भी कोई हमने ऊपर संकट आवा है तो हमने अपन धर्म के मानने वाला पीर फकीर या पुजारी ही ना जहा, हमने कानून के मदद लेहा कि नहीं। और कानून बनने वाला क्या है न सदन में, कानून बनने वाला विधानसभा में। अगर वहां हमने के नेता चुन के ना जीतो तो हमने के साथ कभी इंसाफ ना बैठो। अब बात चूंकि हमने बात करा रही लोकसभा के कि भाई दिल्ली किस मुद्दे के साथ जाना चाहिए, एक बात सीधा जान ले, यहाँ जितना भी लोग उपस्थित है, जितना जन जुटले है, जे साधु संत पीर फकीर नहीं लगा, जे घरेलू गृहस्थ जीवन जी रहा, अपन 20 साल तक पढ़ाई लिखाई, 24 साल तक, और बाद अपन पूरा जवानी खर्चा कर दे 2 पैसा कम हुए में। यानी पैसा कमाना माना संपत्ति अर्जित करना। इंसान के दुए गो संपत्ति भेवा है। संपत्ति 2 प्रकार के भेवा है, एगो बोला है चल संपत्ति, एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति यानी ये मोबाइल चल सकलो, यानी चल संपत्ति। तो मोबाइलिया कोई चोरी कर सकलो कि ना? कोई चोरी कर सकलो। चल संपत्ति मतलब तोर गर्दन में जो सोना चांदी के हार हो, वो भी कोई चोरी कर सकलो। चल संपत्ति यानी तोर पॉकेट में जो बटवा हो, ओकर में जो 1 लाख 2 लाख पैसा हो, ये भी कोई चोरी कर सकलो। लेकिन एक एगो संपत्ति हो जो कोई माई के लाल नहीं चुरा सकलो, वो तोर अचल संपत्ति, तोर जमीन के टुकड़ा। लेकिन जमीन के टुकड़ा भी तो कोई चुरा सकल हो। क्या चुरा सकल हो? सरकार। कैसे चुरे? तो न एक नियम पारित कर दो कि यहां से यहां तक एक सड़क बनेगी, यहां से यहां तक एक सड़क बनेगी, और तोरा की मुआवजा मिल लो। 1 डिसमिल के दे दो 3000 रुपया, 1 एकड़ में 100 डिसमिल, 100 के 3000 से गुना करबे तो शायद 3 लाख। यानी तोर बाप दादा के सारा संपत्ति 3 लाख में खत्म भइल। चल तोरा 3 लाख पैसा हम थरा दिलियो, तोर हाथ में तोर जमीन के 3 लाख रेट हम तोरा दे दिलियो, और तोरा बोलियो जो गिरिडीह के बाजार में आप जमीन ले ली है। बताओ 3 लाख में तो हम कितना जमीन खरीद लिए? बहुत गंभीर बात बोला यो। अगर तो या अपन वोट के प्रयोग 5 किलो अनाज खातिर करबी तो गरीबे ना रहबी। तोरा 3 लाख मिल गलो, तोर जमीन में सड़क पार रहो, 3 लाख तोरा 1 एकड़ के मिल गलो। बता तो उस 3 लाख से बदले में कितना जमीन खरीद ली? गिरिडीह में शायद 1 डिसमिल, मात्र 1 डिसमिल, और तोर जमीन कितना गेलो? 100 डिसमिल। यानी अगर अच्छा लीडर अगर ना चयन कर ली, एक अच्छा अगर नेता ना चुन ली, चूंकि खरपोका एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ माइंस ना है, यहाँ कोल ना है, तो शायद तोहनी के उस दर्द से, उस पीड़ा के अनुभव ना भेलो जे चंद्रपुरा बेरमो में तोहनी एक समाज के लोग के हो। समधी सरोजी को ना समधी समझान आता है ना, फोन करके पूछिया कि वहां की कंडीशन है। अभी ये पारसनाथ के मुद्दा गरम हलो, जकर में चंद्र प्रकाश चौधरी अपन लेटर में लिख के दे दलो कि पारसनाथ पहाड़ फलना लोग का है, नाम लिए जरूरत ना है, एगो फलना समुदाय जकर देश में 1% आबादी ना हो, आधा टाका अपने ठीक। अच्छा एक बात बताओ, वीडियो सीओ नौकरी काहे कर रहा है? अरे देशभक्ति प्राइमरी चीज इन लोग के लिए भले दिखावा है, पहला चीज है पैसा कमाना। इस बात को मानिए, देशभक्ति के आड़ में आप
प्रैक्टिकली होने से मत चूकिए। यानी वीडियो सीओ बनता है पैसा कमाने के लिए, मेहनत करता है, घूसो देता है। अब हम वीडियो सीओ का बुराई नहीं कर रहे। अब यदि गुजरात का कोई बड़का सेठ मधुबन थाना का थाना प्रभारी को, या फिर अगर वो पीरटाण क्षेत्र है तो पीरटाण के सीओ को उसका जितना सरकारी पेमेंट से ज्यादा पैसा दे देगा, तो जमीन सब गुजराती लोग को लिखेगा कि नहीं, या फिर पंजी टूमन के नाम से चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा। वहां एगो कोई महिला हल जगह प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, फॉरेस्टर अगर जमीन तोड़ दले। अब बताओ क्या दोषी है? प्रधानमंत्री आवास बनले है, यानी सरकारी आवास बनले है, यानी जे ओकरा जमीन पहले दले सरकारी आदमी होते ना। यानी अगर तो गरीब है, कमजोर है, तो तेरा घर बनलो बाद टूट जीतो। यदि प्रधानमंत्री आवास तोड़ दले फॉरेस्टर, तो फॉरेस्टर के पॉइंट में 1 नंबर करवे वाला क्या बैठा है? सदन में प्रधानमंत्री के बगल में एमपी बैठा है। एमपी एक फोन मारता है, बाप बाप करता है। लेकिन एमपी अटैची भर के पैसा ले तो पीएम आवास तोड़ दला, तो पीएम आवास प्रधानमंत्री के बगल में सदन में क्या बैठा है? एमपी बैठा है ना। तो एमपी अगर एक कॉल मारता है, फॉरेस्टर के औकात ना है, औकात है ना है। तो सही खातिर आज चूंकि इस बात के तो नहीं माना, आज अगर झारखंड में अन्याय शोषण नहीं रहता है, तो हमने कल पढ़े लिखे वाला गिदर सब यहाँ तक ना आए। आज अगर हमने यहाँ तक अलिए अपन पहचान बनैलिए, तो कहीं ना कहीं झारखंड के साथ जो अन्याय जुल्म हल है और हिसाब में रह। आज तो वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तो नहीं देखा लबा, अगर कोई कोलियरी साइड में अगर जीएम के दफ्तर में हमने ढुकाए, तो जीएम बाप बाप कर उठा है, बिना पद में, बिना पावर में। तो सोच के रखा जल्दी अगर हमने दिल्ली और रांची तक पहुंच लिए। अब एक सवाल यह बना है, बहुत कई कराई चंगड़ा सब की करते, ज्यादा करे की जरूरत ना हमने के, बस भांग से काम चलाना है। अभी उदाहरण के लिए, अभी जिस माचा में हमने खड़ा है, एक माचा बोला है, कोई मंच बोला है, कोई स्टेज बोला है। गांव में देखिए कोई चबूतरा भी इसमें सरकारी फंड से आवा है, चबूतरा बना है ना एक। अच्छा याद हो चबूतरा के सरकारी रेट कितना है? याद हो? 2,55,000। दादा देख ले हो कहीं? यानी एक चबूतरा इतने हाइट रहा है, इतने मटेरियल लगा है, 2,55,000। अच्छा पीएम आवास से मिला है, और रेट कितना है? 1,40,000। अच्छा एक बात बता, चूंकि यहाँ राजमिस्त्री के काम तो नहीं कर रहा ना, हाँ। तो चबूतरा बनने में पैसा ज्यादा खर्चा रहता है कि पीएम आवास बने में? पीएम आवास। लेकिन पीएम आवास के दाम कितना हो? 1,40,000, और चबूतरा के दाम हो 2.5 लाख का है न। पीएम आवास जनता के बना है, चबूतरा तो जंगलों में बना है। सब वीडियो सीओ के अगर में कमीशन रहो, तो बस केवल हमने ओकर कमीशन के रोक दियल जेता है, ओकर घोटाला के अगर रोक दियल जेता है, तो उस पैसा के हमने कोई योजना में, कोई अस्पताल बनवे में, कोई विद्यालय बनवे में, कोई उद्योग की स्थापना करे में खर्चा कर सकल है कि नहीं? सेटा बता। अभी मान के चल तो नहीं सुन ले बा कि जितना भी हमनी के मंत्री हो, अपनी के 67 करोड़ में घर बन लो, तो 67 के तनी गुना भाग करे खातिर हम 72 कर दे, और 72 के 24 से डिवाइड कर देगा कि 24 को जिला है, यानी 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, यानी एगो जिला के 3 करोड़ रुपया मिलता है। तो 3 करोड़ में एगो कोई बड़ा योजना भई सकल है कि नहीं? यानी आइडिया, केवल आपके पास आइडिया होना चाहिए। केवल अगर अपने अपन घर नहीं बने तले, वैसे भी अपनी जब वोट देले हलिए, आज यदि घर ना है तो हमने ईटा बास लेके छाट दे कहीं। यानी नीति और नियत, जिस दिन झारखंड के नेता के सही भय जीता है कि झारखंड सबसे खुशहाल प्रदेश है। आज बहुत कोई झारखंड के जब हमने बात करें 1932 के खतियान के बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये तो अंग्रेजों के टाइम का कानून है, इसे आप झारखंड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो एक बात बताइए, भारत के पास भारत का क्या है? क्योंकि इससे पहले हमारे जो नेतृत्व करता थे उनके पास
या तो कहिए संविधान की जानकारी, या तो फिर कहिए आसपास के इतिहास की जानकारी नहीं थी, इसीलिए सवाल का उत्तर नहीं देते थे। अब मीडिया वाला के पूछे ना, नेशनल मीडिया, हम लोग सवाल का उत्तर देंगे कि यदि 1932 अंग्रेजों का कानून है तो भारत के संविधान में जो प्रियम्बल है वो कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य है रूस से लिया गया है। राष्ट्रपति कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। संघीय ढांचा कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। जब इतना चलिए रहा है तो 1932 का खतियान काहे नहीं चलेगा? अरे उतना तो छोड़िए, डीसी को तो सभी जानते हैं, डिप्टी कलेक्टर जो हमारे गिरिडीह में है। देखिए उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं, वो झारखंड के ही हमारे बड़े भाई समान है। लेकिन हम एक उदाहरण देंगे कि भाई कलेक्टर कहां से आया है। जो लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों का कानून है, अंग्रेजों के टाइम का कानून है, तो बताइए कलेक्टर कहां से आए हैं? अरे भाई कलेक्ट के मतलब की व्यवहार है? इकट्ठा करना। कलेक्ट के माने की इकट्ठा करना। तो की इकट्ठा करना ना, अंग्रेज के टाइम में जब गांव-गांव जाके जमीन के रेवेन्यू इकट्ठा करना, लगान बुझाना, यानी लगान उठे इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना, जकरा एगो अधिकारी डिप्यूट करल हलै ओकरे कलेक्टर बनल गेल हलै। अभी भी कलेक्टर चल रहा है। लेकिन अब आवे एगो कमिश्नर जे हमनी के हजारीबाग में हो। हजारीबाग हमनी सबके प्रमंडल में एगो कमिश्नर बैठा है ना। तो कमिश्नर के मतलब की न कलेक्टर ने जो पैसा कलेक्ट किया है, कलेक्टर ने जो चंदा कलेक्ट किया है, उसमें कमीशन लेके काम करने वाले को कमिश्नर कहते हैं। कमिश्नर कहां से आया भाई? कमिश्नर वर्ड कहां से आया? कमीशन से आया। कमीशन तो कमीशन के माने तो सभी जाना है। बीडीओ के कमीशन, सीओ के कमीशन, थाना प्रभारी के कमीशन, मुखिया के कमीशन, सरपंच के कमीशन, विधायक के कमीशन, एमपी के कमीशन। तो है कमीशन को खाने वाला को कमिश्नर बोला गया है। आज भी भारत देश में कमिश्नर चलता है। अरे अंग्रेजों की व्यवस्था कलेक्टर चलता है, अंग्रेजों की व्यवस्था कमिश्नर चलता है, तो 1932 का खतियान भी चलना चाहिए। अब हम दो चार को देख रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान भी आए हैं भाई लोग। खैर आप लोग को जोहार, सब झारखंडी हैं, लेकिन एक उदाहरण देंगे। पुलिस क्यों बना? पुलिस की जरूरत क्यों पड़ी? आप इतिहास को पढ़िएगा, इतिहास को समझिएगा। जब कलेक्टर यानी डीसी और कमिश्नर जब किसान से चंदा वसूली करता था, किसान को मारता पीटता था, उसका अनाज को कब्जा करता था, उसके घर में उसके खेतों में जो अनाज उगता था या फिर जो भी उसका सोना चांदी होता था उसको कलेक्ट करता था, तो दो चार को किसान हुरमुट होता था, मारता पीटता था। यानी कलेक्टर को मारता पीटता था, कमिश्नर को मारता पीटता था। इन लोग बोला देखिए सब काम हमसे नहीं होगा। दो चार को किसान हुरमुट है, इन लोग लाठी डंडा से लड़ने लगता है। बोला टेंशन मत लो, हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे जो कलेक्टर और कमिश्नर की रक्षा करेगा, उसको पुलिस बोला गया। तब क्या हुआ? तब भारत देश में एक कानून बना, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। क्या कानून बना? इंडियन पुलिस एक्ट 1861। और उस पुलिस को क्या काम मिला? खैर ये हमारे भाई हैं, इनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, हमारे गांव के ही है, लेकिन इतिहास को जानना होगा। उनको ये काम दिया गया कि आपको कलेक्टर को बचाना है, आपको कमिश्नर को बचाना है और आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाना है। ईमानदारी से बोलिए, आज भी कलेक्टर, आज भी कमिश्नर और ईस्ट इंडिया कंपनी को पुलिस बचाती है कि नहीं बचाती है? आज की बात कीजिए, आज 150 साल बाद की बात कीजिए। आज जाइए किसी फैक्ट्री में ताला बंद कीजिए, पुलिस पहुंच जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी माने कंपनी, चाहे टाटा की कंपनी रहे, वेदांता की कंपनी रहे, उषा मार्टिन की कंपनी रहे,
या अडानी की कंपनी रहे, आज वहां आप स्ट्राइक कीजिए, पुलिस पहुंच जाएगी। यानी जो 150 साल पहले अंग्रेजों के टाइम में जो पुलिस का काम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाना, कलेक्टर को बचाना, कमिश्नर को बचाना, आज भी वही काम करती है कि नहीं? यस या नो? अगर आपको लगता है नहीं तो चलिए, टुंडी में हाथी घुसा है, नवाडी में हाथी घुसा है, कहिए पुलिस लोग रखवाली करेगा? कहे भाई, यदि आम व्यक्ति के लिए पुलिस बना है तो मेरा घर तोड़ा जा रहा है, मेरा गांव तोड़ा जा रहा है, मेरा खेत उजाड़ा जा रहा है, वहां पुलिस काहे नहीं? देखिए, पुलिस वालों को कोई कसूर नहीं है, कानून का कसूर है। ये कानून ही बना है पूंजीपतियों को बचाने के लिए, ये कानून ही बना था ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए, ये कानून ही बना था कलेक्टर और कमिश्नर को बचाने के लिए। वे वही काम कर रहे हैं आज भी। नहीं, अब लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं नहीं कंपनी टैक्स देती है, तो हम बोले किसान का खेत टैक्स नहीं देता है क्या? हम भी तो रसीद कटाते हैं। किसान का खेत टैक्स नहीं देता है क्या? अरे हम भी तो रसीद कटाते हैं। तो वास्तव में अगर भारत का संविधान, भारत की कानून अगर किसानों की बात करती है, तो जब किसान खेती करे उसमें जंगली सुअर घुसे, उसमें हाथी घुसे, पुलिस और डीएसपी को वहां भी जाना चाहिए। कभी गया है? कभी नहीं। क्या मतलब है इसका भाई? कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका यही मतलब है कि अंग्रेजों ने जिसके लिए कानून बनाया था वही कानून आज भी चल रहा है। जब इतना सारा चीज आज चल रहा है तो 1932 का खतियान भी चलना चाहिए। चलना चाहिए। आइए ना, डिबेट कीजिए ना, कौन डिबेट करता है? अरे इनको चुंगू मुंगुल लोगों को कहाँ बैठाते हैं? कलेक्टर और कमिश्नर को हमारे बगल की टेबल में बैठाइए, बैठाइए उनको। जब सारा नियम अंग्रेजों का चलिए रहा है तो फिर 1932 खतियान काहे नहीं चलेगा? काहे नहीं चलेगा बताइए? क्यों नहीं चलेगा? नहीं, इसलिए नहीं चलेगा कि झारखंडियों को लूटना है, यहाँ के कोयले को उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, राजस्थान में बेचना है, इसीलिए नहीं चलेगा। अभी रास्ता में हम आ रहे थे, एक आदमी, एक बड़े भैया मिले, वो भेल में काम करते। भेल आप समझते हैं ना? भारत सरकार जो आपका बिजली के काम को देखती है, जो आपका थर्मल का जो काम होता है उसको देखती है। उन्होंने हमको बताया कि केटीपीएस कोडरमा में 1000 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है, जिसमें 500 मेगावाट जाएगा दिल्ली को, 300 मेगावाट जाएगा बंगाल को, 200 मिलेगा झारखंड को। इसीलिए 1932 लागू नहीं होने दे रहा। समझ रहे हैं बात को? हम और आपको क्या चाहिए? 5 किलो चावल चाहिए। हमको आपको क्या चाहिए? हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान चाहिए। और दिल्ली को 500 मेगावाट जाएगा, 300 मेगावाट बंगाल को जाएगा, और झारखंड झुंझुना बजाएगा 200 मेगावाट लेगा। जिसका जमीन, जिसका कोयला, जिसका पानी, उसको 200 मेगावाट का बिजली मिलेगा। तो आज ही नेता लोग का हालत क्या खराब है पता है? नहीं, नेता नहीं, पढ़ा लिखा है जी, धोती खोल के रख देता। हमारी बात एक सेक्रेटरी लेवल के आदमी से हो रही थी। हम लोग छोटा बच्चा है, मानते हैं। हमारी बात एक सेक्रेटरी आप समझते हैं ना, आईएएस। तो बात कभी कभी हो जाती है टेलीग्राम में, हम लोग ऑनलाइन फोन करता है, कुछ जानकारी देता है, झारखंड की भावना है। हम बोले सर एक बात बताइए कि हम लोग के बारे में नेता लोग गंभीर है कि नहीं? बोला देखो बाबू, भले इन लोग को लगता है कि तुम लोग थोड़ा नया नया है, लेकिन इस बात का डर है कि इन लोग सर धोती खोल दिया है, हम लोग का सारा पोल खोल दिया है, हम लोग को कहीं का नहीं छोड़ा है, मीडिया के सामने कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। ये सेक्रेटरी लेवल का जब चर्चा होती है तो हमारी चर्चा इस कदर होती है कि लोग इतना जानकारी दे दिया झारखंड को, इतना 2 साल में लोग पिला दिया कि झारखंड के कोई बच्चा नियम कानून का बात करता है और विधायक लोग का धोती खोल दिया। तो आज चूंकि हम लोग नेतृत्व की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात समझ में आई, पलायन की बात समझ में आई, 1932 के खतियान की बात समझ में आई। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, इसे पीरटांड़ का क्षेत्र कहा जाता है, इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। क्या गिरिडीह के एमपी में या गिरिडीह के एमएलए में इतना हिम्मत है कि नक्सलिज्म पर वो खुला टेबल टॉक करे?
हिम्मत है। गिरिडीह के एमपी में, गिरिडीह के एमएलए में इतना साहस है कि वो नक्सल पर अपनी राय रखे। जिगरा चाहिए। क्योंकि पीरटार नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, आज हम पीरटार में खड़े हैं, तो हम ये तो आपको वचन देते हैं कि यदि भविष्य में हम लोग सरकार में आए तो आज जो लोग नक्सल, जिनको नक्सल कहा जाता है और जिनके हाथों में जो बागी बन के हथियार उठाते हैं, हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, उन्हें हल थमाएंगे, उनसे खेती करवाएंगे। अब सवाल उठता है कि नक्सली, यहां देखिए जितने लोग पुलिस कर्मी हैं, ये मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। अगर ये अडानी अंबानी परिवार के होते या किसी अरबपति परिवार के होते, हम लिख के बोल देंगे। इनका बाप बोलता है सब करिए पुलिस के फॉर्म नहीं भरिए, पूछ लीजिए जाके। प्रैक्टिकली बात कीजिए, प्रैक्टिकली, इमोशनली बात नहीं करना है, प्रैक्टिकली सोचिए। आज जितने भी पुलिस के बंधु हैं सब हमारे गांव घर के हैं, सब किसान परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अगर ये किसी अरबपति का बेटा होते, इनका बाप बोलता कुछ भी करिए बेटा पुलिस के फॉर्म नहीं भरिए। सच्चाई है कि नहीं है बताइए। यानी पुलिस का फॉर्म वही भरता है जो किसान का बेटा होता है, पुलिस का फॉर्म वही भरता है जो मिडिल क्लास फैमिली का बेटा होता है। जाइए सबसे पूछ के आइए, अगर नहीं है सच्चाई तो कल से हम भाषण देना छोड़ देंगे। अब देखिए, अब सिस्टम को देखिए, एक तरफ नक्सलिज्म, एक तरफ सीआरपीएफ। मान के चलिए कभी अगर इनके बीच मुठभेड़ हुआ, बराबर होता है, या तो पुलिस वीरगति को प्राप्त हो या फिर किसी नक्सली की जान जाए। दोनों का बैकग्राउंड पता कीजिएगा, दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली का, गरीब लाचार का, एक किसान का बेटा होता है। दोनों तरफ पूरे भारत में हिम्मत किसी का नहीं है इस बात पे खोल के बात करे। कोई मरे, अगर वो सैनिक है, सिपाही है, अगर वो वीरगति को प्राप्त करता है, उसका भी बैकग्राउंड एक लो क्लास फैमिली का होता है। और जो नक्सली उधर ढेर हो जाता है, उसका भी बैकग्राउंड एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर क्लास फैमिली, एक किसान का बेटा होता है। तो भाई दोनों लड़ता क्यों है? लड़ता क्यों है सुन लीजिए। एक पढ़ा लिखा नेतृत्व और पढ़ी लिखी जनता ही नक्सलवाद को कंट्रोल करेगी, बाकी कोई कानून नक्सलवाद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। कैसे लड़ता है तो देखिए, अभी मान के चलिए गिरिडीह का सांसद कोई रहे, XYZ कोई चुनाव लड़े, मान के चलिए 2000 बूथ पड़ता है, एक बूथ में 10,000 उसका लीगल खर्चा होता है, जो बूथ खर्चा हम लोग बोलते हैं। प्रचार में और ये मुखिया सबके अभी नियम चल है 5-5 लाख तो अलगे है। यानी एवरेज नहीं करने से भी एगो MP एक सीट में कम से कम 30 करोड़ एवरेज खर्चा करता है, 50 करोड़ खर्चा करता है एक MP। जो जीता वो भी और जो हारा वो भी, जो तीसरे नंबर में रहा थोड़ा कम। यानी एक सीट में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि हम लोग सिर्फ विधायक सांसद बनने नहीं आए हैं, हम व्यवस्था को बदलने आए हैं, लोगों को उनकी विचारधारा को बदलने आए हैं। यानी एक सीट में एवरेज 1 अरब का खर्चा होता है। एक सीट में, एक MP चुनाव में 1 अरब का खाली खर्चा होता है। चुनाव आयोग का मत देखिएगा, 60,000 करोड़ चुनाव आयोग का अलग खर्चा है, बैलेट में, चुनाव में, कैंपेनिंग वो खर्चा नहीं, नेताजी का खर्चा है। अब भारत देश में 543